वेटलैंड में किसके अंडर है? रामसर कन्वेंशन 2 फेब में मनाया जाता है। एंड सुंदरवन लास्ट साइट थी 2027 साइट। फिर हमारे आए हैं डेवलपमेंट मैनेजमेंट रूल 2017। तो आर्टिफिशियल लेक लाइक डैम्स भी एक होता है, इट्स ऑल्सो वेटलैंड। तो एनी एरिया, ठीक है, कोस्टल एरिया जहाँ पे डेप्थ 6 मीटर तक हो वो क्या होगा? वेटलैंड। एनी कोस्टल एरिया विद द डेप्थ ऑफ 6 मीटर इज अ वेटलैंड। सो वेटलैंड कहता है एरिया ऑफ मार्श, पीट एंड वाटर। ये हो सकता है नेचुरल, आर्टिफिशियल लेक और रिजर्वर। एंड it can be permanent and temporary lake and reservoir. And water हो सकता है static या flowing. Fresh water हो सकता है and it can be fresh or pressure or salty water, marine water, or marine water not up to the area जहाँ पे depth of low tide is not greater than 6 meter. So including the marine area whose depth at the low tide should not exceed 6 meter. So including the marine area whose depth at the low tide do not exceed the 6 meter. तो जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो गए, फिर वेटलैंड्स हो गए, कोरल रीफ्स हो गए। तो वेटलैंड्स में डेस्ट्रा एंड एस्ट्रीज द मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम, दे आर हैविंग वेरी हाई डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी, वेरी हाई बायोडाइवर्सिटी। तो सबसे ज़्यादा होती है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, फिर वेटलैंड्स में, डेल्टा एंड एस्ट्रीज में, एंड देन फिर कोरल रीफ्स में। थर्ड नंबर पे आता है कोरल रीफ्स में टर्म्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सेकंड में आता है डेल्टा एंड एस्ट्री, फर्स्ट नंबर पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। सो ग्राउंड वाटर, जो हम ग्लोबल वार्मिंग कर रहे हैं, ठीक है, उससे क्या हो रहा है? फ्लड आ रहे हैं कोस्टल एरिया में, तो फ्लड आ रहा है, उससे वेटलैंड बर्बाद हो रहा है। ड्रॉट आ रहा है इनलैंड एरिया में, उससे भी वेटलैंड इकोसिस्टम बर्बाद हो रहा है। फिर एक्वा कल्चर में हम क्या करें? ऑक्सीटोसिन यूज करते हैं फिश को खिलाने के लिए, तो इससे क्या हो रहा है? टॉक्सिक्स बढ़ रहे हैं वेटलैंड्स में। जो भी ह्यूमन रिलेटेड चीज़ें हैं उनसे सबसे वेटलैंड्स खराब ही हो रहा है ज़्यादातर। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम भी वेटलैंड को डिस्ट्रॉय करता है। एक जगह जहाँ पे डैम क्रिएट हो वहाँ पे वेटलैंड खराब हो जाएगा और दूसरी जगह बन जाएगा, लेकिन अल नीनो ला नीना से वेटलैंड डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो पहली बार 2018 में रामसार में ग्लोबल वेटलैंड आउटलुक प्रिपेयर किया है यूपीएससी के लोगों को परेशान करने के लिए। रामसार वालों ने पब्लिश किया है ग्लोबल वेटलैंड आउटलुक। तो इंडिया में वेटलैंड है, इनलैंड भी है, कोस्टल भी है। तो इंडिया में 26,000 वेटलैंड है, इसमें 26,000 क्या है? 26,000 में 4,000 कोस्टल है, बाकी सारे इनलैंड है। तो इनलैंड वेटलैंड इंडिया में ज़्यादा है, 22,000 इनलैंड है, 4,000 कोस्टल वेटलैंड है। तो वेटलैंड्स का आता है वाइज यूज, इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, रामसर लिस्ट। तो यहाँ पे कैसा वाइस यूज वेटलैंड। अब वाइस यूज बहुत सब्जेक्टिव है, क्या वाइस यूज है कि थर्मल पावर प्लांट लगाना है या नहीं लगाना, वाइस यूज है कि नहीं है उसका, तो इट्स वेरी सब्जेक्टिव। तो सेकेंड टाइम 1971 में ये वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है 2 फेब को, और ये अडॉप्ट किया था। तो अगर पूछा जाए कि 2 फेब में क्यों बनाते हैं, अडॉप्ट किया था कि हमने क्या था, फोर्स किया था। तो फोर्स तो किया था 1975 में, लेकिन अडॉप्ट किया था 1971 में। और 5 जून को वर्ल्ड एनवायरमेंट डे क्यों बनाते हैं? कि हमने कुछ अडॉप्ट किया था? नहीं, हमने ओपन 3 जो कन्वेंशन है एनवायरमेंट से रिलेटेड उनको ओपन किया था फॉर द सिग्नेचर। तो डेजिग्नेट, तो जो साइन करेगा उसे एक कम से कम एक वेटलैंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का डेजिग्नेट करना पड़ेगा। 9 क्राइटेरिया है। तो इसमें एक तो है यूनिक वाटर बॉडी, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा है चिल्का लेक, ठीक है, और मतलब इंडिया का लार्जेस्ट कोस्टल लगून। जैसे सांबर लेक, इंडिया का लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक। तो एक यूनिक वाटर बॉडी होनी चाहिए, तो ये क्राइटेरिया है। जैसे लोकतक लेक, ठीक है, तो ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। तो यूनिक क्राइटेरिया मतलब बहुत सारे क्रोकोडाइल्स हो सकते हैं, बहुत सारे फ्लाइंग बर्ड्स हो सकते हैं, ठीक है। तो यूनिक होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल सांबर लेक, लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक। फिर रेयर होना चाहिए, यूनिक एग्जाम्पल हो चाहिए आर्टिफिशियल एंड नेचुरल वेटलैंड का, रेयर होना चाहिए, ऐसे नहीं कि हर जगह दिख जाए। फिर सपोर्ट करना चाहिए थ्रेटन स्पीसीज, फॉर एग्जाम्पल थ्रेटन 3 टाइप की हो सकती है, वनरेबल एंड एक्सटिंक्ट एंड क्रिटिकली इंडेंजर्ड। वनरेबल, एंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, 3 थ्रेटन होती है, इनको सपोर्ट करें। सपोज कहीं सपोज वल्चर मिलते हो, ठीक है, तो ये सब हो जाएगी। और वो वेटलैंड सपोर्ट करती है वल्चर्स को, या क्रोकोडाइल मिल जाए, ठीक है, जैसे घड़ियाल मिल जाए, तो वो सपोर्ट करती है घड़ियाल या इंडस वाटर डॉल्फिन, तो उसे डिक्लेयर कर सकते हैं। फिर सपोर्ट प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज लाइक सपोर्टिंग द बायोडाइवर्सिटी। तो फोर्थ में बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट कर रही है। तो एक तो यूनिक होना चाहिए, जैसे चिल्का लेक, बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी होनी चाहिए चिल्का लेक में, बायोडाइवर्सिटी यूनिक जैसे सांबर लेक है लार्जेस्ट लेक। फिर थ्रेटनिंग स्पीसीज को सपोर्ट करना चाहिए। फिर क्रिटिकल स्टेज ऑफ लाइफ में सपोर्ट करे एनिमल्स को, फॉर एग्जाम्पल चिल्का लेक क्रिटिकल स्टेज ऑफ लाइफ, चिल्का लेक में ओनली रेडी टर्टल्स आता है, तो इट्स क्रिटिकल स्टेज ऑफ लाइफ। फिर रिफ्यूजी प्रोवाइड करें ड्यूरिंग द एडवर्स कंडीशन, अगर हो तो उस टाइम रिफ्यूजी प्रोवाइड करें एनिमल्स को, प्लांट्स को। फॉर एग्जाम्पल मैनग्रूव्स रिफ्यूज प्रोवाइड करते हैं, जैसे सुंदरवन इज एन आंसर साइट। फॉर एग्जाम्पल चिल्का लेक में जब वेल्स होती है, सुनामी आती है, तो यहाँ पे आ जाती है बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स दैम।
ये रिफ्यूजी प्रोवाइड करते हैं ड्यूरिंग द एडवर्स कंडीशन। चिल्का लेक वेल्स को प्रोवाइड कर दिया। तो 20,000 वाटर बर्ड्स हो, ठीक है 20,000, और 1% ऑफ द इंडिविजुअल स्पीसीज, जैसे बर्ड की स्पीसीज हो उसको सपोर्ट करे एटलीस्ट 1%। तो 20,000 है, सपोज 100 बर्ड्स है तो उसमें से एक को सपोर्ट तो करना ही चाहिए, 20% को सपोर्ट करना चाहिए, 1% ऑफ द इंडिविजुअल स्पीसीज ऑफ द बर्ड। और इसमें हायर प्रोपोर्शन हो, हायर प्रोपोर्शन ऑफ इंडिजिनस स्पीसीज का, जो हैविंग हायर प्रोपोर्शन ऑफ इंडिजिनस स्पीसीज प्रोवाइड नर्सरी migratory part for food for the fishes. It support 1% of the individual of the wetlands and support करे 1% of the individual of the wetland of non-alien animal species. Non-alien animal species के 1% individual को support करे। तो रामसर साइट में लिखा है कि once site is declared as a रामसर साइट, आपको उसको वाइजली यूज करना है। वाइजली यूज डिपेंड ऑन द गवर्नमेंट। अगर क्वेश्चन आता है कि माइनिंग बंद करना, अगर रामसर साइट डिक्लेयर हो जाए, टूरिज्म बंद करना, तो क्या क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को? तो इट डिपेंड्स ऑन द गवर्नमेंट। रामसर साइट में कुछ नहीं लिखा है, रामसर साइट में लिखा है ओनली वाइज यूज। तो जब वेटलैंड्स रामसर साइट के अंदर कोई साइट आता है तो उसका एरिया रिकॉर्ड किया जाता है, कितने हेक्टेयर है। फिर गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट कमिटमेंट लेती है कि विल प्रेजर्व द इकोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ द वेटलैंड। कैसे प्रेजर्व करेंगे, इट्स वेरी सब्जेक्टिव। काफी वेटलैंड्स थ्रेट में है। फिर भी आता है मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड। मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड में वो रामसर साइट डाली जाती है, उन रामसर साइट को हाईलाइट किया जाता है जिनका इकोलॉजिकल कैरेक्टर चेंज हो गया है और लाइकली टू होकर या हो सकता है या होने वाला है ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, पॉल्यूशन एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, पॉल्यूशन, ह्यूमन इंटरफेरेंस। तो दो साइट है, एक तो है लोकतक लेक और एक किलादियो और घाना नेशनल पार्क इन भरतपुर बर्ड सेंचुरी। तो किलादियो कहाँ पे, भरतपुर बर्ड सेंचुरी। केला क्यों ला दियो, काय ला दियो भरतपुर को, तो भारत को क्यों ला दियो। सो वेटलैंड्स से वर्क विद 6 ग्लोबल एनजीओज। तो इंटरनेशनल, इनको बोलते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर्स ऑफ रामसर। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर्स ऑफ रामसर है, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। वो वेटलैंड्स में आते हैं, ये वेटलैंड्स में आते हैं, बर्ड्स बैठती हैं आके, तो बर्ड्स आती है तो इसलिए बर्ड्स लाइफ इंटरनेशनल। तो 6 ऑर्गेनाइजेशन है, 6 ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल पार्टनर्स हैं। वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल, IUCN, वर्ल्ड वाइड फंड, वेटलैंड इंटरनेशनल, इंटरनेशनल वेटलैंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट एंड वाइल्डफॉल एंड वेटलैंड ट्रस्ट। वाइल्डफॉल है विंडफॉल ऑफ वेटलैंड ट्रस्ट। तो सारे जो वर्ल्ड वाइड फंड, IUCN है, वर्ल्ड वाइड फंड, वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल, इंटरनेशनल वेटलैंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट और वाइल्डफॉल वेटलैंड ट्रस्ट और वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल, सारे क्या है, ऑल दीज आर NGO। 6 NGO के साथ कोलैबोरेशन करता है वेटलैंड्स। तो वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल एक NGO है, इट्स अ वर्ल्ड लीडर इन द कंजर्वेशन ऑफ द बर्ड। एटलीस्ट इसका एक पार्टनर है हर एक कंट्री में। जैसे इंडिया में क्या है, बॉम्बे नेशनल इन हिस्ट्री सोसाइटी, इसका इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है IBA, दैट इज इंपॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी एंड बर्ड एरिया। इंपॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी एंड बर्ड एरिया किसका प्रोग्राम है, वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल। तो ये ऑफिशियल लिस्टिंग अथॉरिटी है फॉर IUCN रेड लिस्ट रेगुलरली बर्ड्स। तो बर्ड्स के लिए लिस्टिंग अथॉरिटी कौन है, ये हमारी वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल। पब्लिश करती है क्वार्टरली मैगजीन, ठीक है, हर 4 महीने में मैगजीन पब्लिश करती है। वर्ल्ड बर्ड वॉच, वर्ल्ड्स बर्ड वॉच को निकालता है वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल। आर्टिकल निकालता है बर्ड्स पे, उनके हैबिटेट, उनके एरियाज पे। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, सिर्फ कैम्ब्रिज UK। तो वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर इन कैम्ब्रिज UK। तो UK में बहुत सारे बर्ड्स आते हैं, UK में बहुत ज़्यादा एरिया है जिसमें वेटलैंड्स है, तो उसका हेडक्वार्टर है कैम्ब्रिज UK। सो यहाँ पे है UK में यहाँ पे कैम्ब्रिज, यहाँ पे वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर। तो वेटलैंड इंटरनेशनल क्या करता है, इसे इंटरनेशनल ग्लोबल NGO है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉट फॉर प्रॉफिट NGO है वेटलैंड इंटरनेशनल। तो वर्क करता है एट द फील्ड लेवल, एट द ग्राउंड लेवल पे काम करता है। क्या करता है, रिस्टोर करने की कोशिश करता है, रिस्टोर वेटलैंड्स, एडवाइस करता है पीपल को कि कैसे आप वेटलैंड को स्टोर कर सकते हो। गवर्नमेंट को हेल्प करता है इन फ्रेमिंग द पॉलिसीज, अवेयरनेस क्रिएट करता है वेटलैंड्स के बारे में। सो वेटलैंड्स का इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर है नीदरलैंड। सो यहाँ पे है हेडक्वार्टर डेनमार्क, नीदरलैंड। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कहाँ से स्टार्ट हुआ है वर्ड, कंजर्वेशन और इंटरनेशनल, कंजर्वेशन इंटरनेशनल से वर्ड आया बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो इंटरनेशनल वेटलैंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन, ठीक है, नॉन प्रॉफिट NGO कहाँ पे है, कोलंबो श्रीलंका में, श्रीलंका से यहाँ पे कोलंबो श्रीलंका में। एंड ये एरिया किसको सर्व करता है, अफ्रीका एंड एशिया में। तो कोलंबो में है तो श्रीलंका में, तो कोलंबा क्या सिखाएगा अमेरिकन कंट्रीज को, तो ये अफ्रीका एंड एशिया में काम करता है। वाटर मैनेजमेंट, लैंड मैनेजमेंट में काम करता है। फूड सिक्योरिटी, रिड्यूसिंग पॉवर्टी, इंक्रीजिंग लाइवलीहुड, अडॉप्टिंग द क्लाइमेट चेंज एंड प्रोटेक्टिंग एनवायरमेंट एंड हेल्थ। तो बहुत ज़्यादा चीज़ों में काम करता है। तो इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन है, पानी पे काम करेगा। पानी पे काम करेगा तो ये लोगों का क्या करेगा, एग्रीकल्चर देगा, मतलब लाइवलीहुड देगा, पॉवर्टी से निकालेगा,
क्लाइमेट चेंज ऐसी प्रैक्टिस लाएगा, क्लाइमेट चेंज ना एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करे, हेल्थ को प्रोटेक्ट करे, इस तरीके से इंसेक्टिसाइड यूज ना करे, वाटर मैनेजमेंट करेगा यहाँ पे, फार्म प्रैक्टिसेस में लैंड मैनेजमेंट वगैरह से यूटिलाइज करे लैंड को। तो ये सारी चीज़ें ये करेगा इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। वहाँ पे कोलम्बो एनजीओ है एंड सर्व करता है अफ्रीकन एशिया को। तो IWMAI मोस्ट पावरफुल एनजीओ बिकॉज ये एनजीओ है प्राइवेट कंपनीज का। ऑल्दो एशियन अफ्रीका में काम करता है, प्राइवेट लोग का एनजीओ है, तो मोस्ट पावरफुल एनजीओ इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। तो गुजरात है, गुजरात में ये IWAI ने इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट इसने काम किया था ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ाने का गुजरात में आनंद फार्मर्स के साथ मिलकर। उन्होंने फर्स्ट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, फर्स्ट प्रोजेक्ट सोलर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था इन द कॉर्पोरेट सेक्टर। सोलर एनर्जी प्रोडक्ट इन द कॉर्पोरेट सेक्टर, पहली बार कॉर्पोरेट सेक्टर में सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था आनंद के फार्मर्स को यूज करके, आनंद में जो फार्मर थे। एंड तो इससे टू इंक्रीज द इनकम द फार्मर, ये कब किया था 2018। तो वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल का हर जगह पार्टनर होता है, इंडिया में पार्टनर बॉम्बे नेशनल हिस्ट्री सोसाइटी जो काम करता है फ्लोरा एंड फौना के लिए एंड एजुकेशन के लिए, अवेयरनेस बढ़ाने के लिए एंड इकोलॉजिकल कंजर्वेशन के लिए। तो बॉम्बे नेशनल हिस्ट्री सोसाइटी ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर स्टार्ट किया सेकॉन। सेकॉन क्या है, सलीम अली सेंटर ऑन द ऑर्थोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री। सलीम अली सेंटर ऑन द ऑर्थोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री। तो सलीम अली जो सेंटर ये क्या करते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग है जो देता है डिग्रीज देता है PhD की ऑर्थोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री की, एंड हेडक्वार्टर्स का कोयम्बटूर, कोयम्बटूर। तो ये यहाँ पे सलीम अली का हेडक्वार्टर, सलीम अली ऑर्थो गवर्नमेंट नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया। सो दिस इज सलीम अली सेंटर फॉर द ऑर्थोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री। तो वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल क्या करता है, पब्लिश करता है वर्ल्ड वर्ल्ड वॉच और IUCN रेस्ट में जो वर्ल्ड से रिलेटेड चीज़ें निकालता है, वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल निकालता है एंड इम्पॉर्टेंट एंड इंटरनेशनल वर्ड एरियाज निकालता है, रिपोर्ट निकालता है इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल, इंपॉर्टेंट को इंटरनेशनल बोल सकते हैं, इंटरनेशनल वर्ड एरियाज। तो वेटलैंड इंटरनेशनल वेटलैंड है ये फील्ड प्रोडक्ट में जाके काम करता है, कॉपरेशन करता है गवर्नमेंट के साथ। फिर हमें क्या था इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन। इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन, तो ये वाटर मैनेजमेंट का काम करता है, लैंड मैनेजमेंट के लिए काम करता है। तो उसके लिए जितने भी चीज़ें क्लाइमेट चेंज आ गया, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, पॉवर्टी कम करना, फूड सिक्योरिटी बढ़ाना, तो सब आ जाएगा, तो सब पे काम करते हैं इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। तो वेटलैंड इंटरनेशनल फील्ड प्रोजेक्ट पे काम करता है, फील्ड प्रोजेक्ट को फाइनेंस करता है इन द कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स। तो फाइनेंस करने का काम करते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है एंड कंसिस्ट ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, वेटलैंड इंटरनेशनल में सिविल सोसाइटी होते हैं, कॉर्पोरेट्स होते हैं। तो ये सोम ओरिडी है, कैसी है, नेचुरल के आर्टिफिशियल एक नेचुरल ग्लेशिएटेड लेक है एंड यहाँ पे कौन है, ये टुंड्रा एंड अल्पाइन बायोम है यहाँ पे। तो ये टुंड्रा एंड अल्पाइन बायोम में तो ठंडी पड़ती है यहाँ पे एंड ब्लैक नेट क्रेन मिलता है यहाँ पे लेह लद्दाख रीजन में। तो लेह एंड लद्दाख एंड चाइना में ही मिलता है ये ब्लैक नेट क्रेन। तो ये ब्लैक नेट क्रेन ये सिर्फ मिलती है लेह लद्दाख रीजन में, चाइना में। तो ये मिलती है सोम ओरिडी में ब्लैक नेट क्रेन। तो मिलेगी आपको तिब्बत प्लेटी में, इंडिया के वही लद्दाख वाले एरिया में, भूटान में मिलेगी ब्लैक नेट क्रेन। सो दिस इज सोम ओरिडी साइट। सोम ओरिडी के ऊपर है सोकर, तो ये सोम ओरिडी है, दिस इज सोकर। एंड सोम ओरिडी क्या है, फ्रेश वाटर टू ब्रैकिश वाटर लेक है, फ्रेश वाटर और ब्रैकिश वाटर। अभी मिलता है ब्लैक नेट क्रेन, तो याद रखना है ब्लैक नेट क्रेन मिलता है यहाँ पे। बार हेडेड गीज मिलता है इन इंडिया, तो बार हेडेड गीज और ब्लैक नेट क्रेन यही मिलेगा। ये भी हमें सोम ओरिडी में मिलेगा, बार हेडेड गीज, द बार हेडेड गूज। इसी के नॉर्थ में है पैंगोंग सो, सो दिस इज सोम ओरिडी एंड दिस इज पैंगोंग सो लेक ऊपर। पैंगोंग से सोम ओरिडी के नीचे बीच में चैंगतांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो पैंगोंग सो के जस्ट नीचे चैंगतांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चैंगतांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जैसे ही चाइना के सोल्जर यहाँ पे क्रॉस करके आएंगे उनके टांग को छान देंगे, तो चैंगतांग, तो उनकी टांग को छान देंगे कि बिना टांग के आओ, लूट लूट के। तो ये है चैंगतांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पैंगोंग सो के इधर इस साइड। यहाँ पे दिस इज सोम ओरिडी, दिस इज सोम ओरिडी एंड यहाँ पे इसके इधर इस साइड है हैमिश नेशनल पार्क, हैमिश नेशनल पार्क। So we have seen Somme already, Sokar, this is Hamish National Park, this is Shangdang Wildlife Sanctuary, this is Pangong So Lake. तो ये काराकोरम शियोक। तो जो वुलार लेक है ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया में, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इज वुलार लेक, वुलार लेक। तो झेलम रिवर पे है, तो झेल रहे हैं, तो सर्दियों को झेलते हैं वहाँ पे, तो वे क्या करते हैं झेलम रिवर पे है वुलार लेक, झेलम रिवर, क्योंकि सर्दियों को झेलते हैं तो वूल वाले कपड़े पहनते हैं ना,
वुलार लेक और झेलम रिवर। तो यहाँ पे फ्लोटिंग वेजिटेशन है, इट्स एक्सटेंसिव फ्लोटिंग वेजिटेशन है यहाँ पे। तो लेक पे जाओगे तो बहुत सारी फ्लोटिंग वेजिटेशन दिखेगा। चेस्टनट के लिए इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट टेम्परेट क्रॉप्स यहाँ पे उगती है। सो दिस इज चेस्टनट। तो वहाँ पे मिलेगा वुलार लेक पे, झेलम रिवर पे चेस्टनट। यहाँ पे वेजिटेबल्स एंड फिशेस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है वुलार लेक। एंड वुलार लेक इंपॉर्टेंट है फॉर द ट्री फार्मिंग। ट्री फार्मिंग यहाँ पे काफ़ी अच्छी होती है। लोकतक लेक में फ्लोटिंग वेजिटेशन क्या है, वो वहाँ पे जम गई है, तो वहाँ पे लोग रहते हैं लोकतक पे। लेकिन यहाँ पे जो वुलार लेक में फ्लोटिंग वेजिटेशन है, यहाँ पे ये जमी नहीं है, तो यहाँ पे प्लांट्स एंड ट्रीज ग्रो करते हैं। तो यहाँ पे ट्री फार्मिंग बहुत अच्छी होती है। क्वेश्चन आता है आइडेंटिफाई एरिया जहाँ पे जो एक लैंड और वेयर द फ्लोटिंग वेजिटेशन इज मेड अ लैंड। तो आइडेंटिफाई एरिया फ्लोटिंग वेजिटेशन मेड अ लैंड, तो लोकतक लेक हो जाएगा। तो डेड एंड फ्लोटिंग वेजिटेशन इज मेड अ लैंड, तो ये जाएगा लोकतक लेक। तो आइडेंटिफाई एरिया जहाँ पे ट्री फार्मिंग होती है, सपोर्ट करती है लोकल वेजिटेशन को एंड ट्री फार्मिंग को, तो हो जाएगा अपना दिस वुलार लेक पे। वुलार लेक हो जाएगा झेलम रिवर पे। तो लोकतक लेक में जो लैंड है वो लैंड उसका नहीं है, लैंड से नहीं बना, इट्स फ्रॉम द डेड एंड कंपोजिट ऑर्गेनिक मैटर। सो वर्ड्स ये आती है सेंट्रल अफगानिस्तान में होकेरा वेटलैंड। तो जो बर्ड्स आते हैं वो होक एरा के होते हैं। कौन से एरा के होते हैं? होक एरा। दिस इज होकेरा। तो ये कहाँ पे लोकेटेड है? होकेरा वेटलैंड इज इन पीर पंजाल। तो होकेरा वेटलैंड इज इन पीर पंजाल। तो ये जो हमारा है सुरीसन मानसर, ये भी झेलम रिवर पे। तो झेलम रिवर इस तरीके से जाती है, झेलम रिवर ऐसे जा रही है तो सुरीसन मानसर को भी क्रॉस करती है, वुलार लेक को भी क्रॉस करती है। तो ये भी इसकी इंपॉर्टेंट है, फेमस है राइस कल्टीवेशन के लिए। नेचुरल लेक है, फोकस एरिया फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन साइट्स का फोकस एरिया कंजर्वेशन क्या है? सुरीसन मानसर। तो ये बोलता है सुन रहे सर मानसर, मैं झेल झेल के थक गया हूँ। सुन रहे सर मानसर, मैं झेल झेल के थक गया हूँ। तो झेल के थक गया हूँ तो क्या करें? वूलन क्लोथ पहनेंगे क्योंकि सर बहुत मारते थे। झेल झेल के थक गए थे तो सुर सर मानसर, मान जा सर, मेरे को मत मार। तो वूलन वूलन, लेकिन सर माने नहीं तो वूल क्लोथ पहनने लगे क्योंकि झेल झेल के थक गए थे। और सर्दियाँ भी यहाँ पे आती थी तो जब सर मारते थे बहुत लगते थे, तो ये वूलन क्लोथ पहनने लगे। तो रोपर है सतलज रिवर पे, फेमस है इंडियन पैंगोलिन पे। तो इंडियन पैंगोलिन थी, देखो यहाँ पे क्या थी एक दिन इंडियन पैंगोलिन। तो पैंगोलिन को क्या किया? सूट पहनाया। ठीक है, पैंगोलिन को एक बहुत अच्छा सा इस तरीके से पैंगोलिन थी, उसको अच्छा सा सूट पहनाया, पूरा कपड़ों में अच्छे से ब्लू कलर का सूट पहनाया। तो इसमें क्या हुआ? वो रो पड़ी। क्यों रो पड़ी? क्योंकि इसका सूट लूज था। तो पैंगोलिन का सूट लूज था, तो इसलिए सतलज रिवर पे क्या है? रो पड़ी क्योंकि सूट लूज था पैंगोलिन का। तो ऐसे याद रखना है कि रो पर सतलज एंड इंडियन पैंगोलिन। पैंगोलिन क्या है? कार्निवोरस है, आंट्स को भी खाता है, मतलब नॉन वेज है। सूट लूज था और ऊपर से रो पड़ा, इसलिए रो पड़ क्यों रो पड़ा? क्योंकि आर्टिफिशियल है, ये नेचुरल नहीं है। तो इसका जन्म जब इसको पता चला आर्टिफिशियल है तो ये रो पड़ा। तो दो, एक तो पैंगोलिन रोई क्योंकि उसका सूट लूज था, मतलब सतलज था, और दूसरा ये रो पड़ा। तो लेक भी रो पड़ा, क्यों रो पड़ा? क्योंकि आर्टिफिशियल लेक है। सो यहाँ पे ये पंजाब में साउथ में है, दिस इज रोपर। फिर है कलंजी, कंजली। कंजली लिटरली आर्टिफिशियल है। कांजलि, ये कांजलि जो थी वो क्या थी? आर्टिफिशियल थी। तो उसका कान जो जला था, एक्चुअली एक लड़की थी, बोली थी मेरा कान जला, मेरा कान जला, मुझे पैसे दे दो पैसे दे। उसका कान नहीं जला था, उसने आर्टिफिशियल लगाया था बाहर से कान को। तो इसलिए कंजली क्या है? एक आर्टिफिशियल लेक है। कान जला है, वो आर्टिफिशियल लगाया था तो इसे आर्टिफिशियल लेक। तो ये आर्टिफिशियल लेक है कांजलि, एंड ये थ्रेट हो रही है बिकॉज ऑफ इरीगेशन। इरीगेशन की वजह से यहाँ पे थ्रेट हो रहा है। एंड ये कांजलि इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पे गुरु नानक के कान जला दिए थे, किसने? मुस्लिम्स ने। तो गुरु नानक के जब कान जला दिए तो गुरु नानक ने यहाँ पे सिखिज्म अडॉप्ट कर लिया। तो कांजलि, तो कंजली में जिनके कान जला दिए जाते थे, जो वेदास पढ़ते थे, कुरान पढ़ते थे, तो इसलिए गुरु नानक ने यहाँ पे सिखिज्म अडॉप्ट किया। तो ये जो हमारी कांजलि लेक है, इतना अच्छा प्लेस है बुद्ध सिखिज्म के लिए, बट थ्रेटेड है बिकॉज ऑफ यूट्रोफिकेशन। तो यहाँ पे नाइट्रोजन फॉस्फेट है एंड इनवेसिव एलियन स्पीसीज यहाँ पे हाइसिंथ ग्रो हो रही है, एंड डाइवर्जन ऑफ वाटर फॉर इरीगेशन। इरीगेशन कह रहा है, वाटर डाइवर्ट हो रहा है एंड एक्सेसिव टूरिज्म हो रहा है यहाँ पे। जो हरिके है ये पंजाब में है, दिस इज आर्टिफिशियल लेक। हरिके पंजाब आर्टिफिशियल लेक। सो यहाँ पे देख लिया हरिके, कंजली एंड रोपर। तो कांजलि थी, ये कान जले थे, तो यहाँ पे कौन थे? सिखिज्म के फाउंडर गए थे, गुरु नानक जी। कान जल गए थे ना तो उनके, तो वहाँ पे ने सिखिज्म अडॉप्ट किया। फिर रो पर रो पड़ी, क्योंकि क्यों रो पड़ी? क्योंकि इसका सूट लूज था, तो सतलज रिवर पे। फिर हरी के नाम से आर्टिफिशियल लेक बनाई थी। फिर हमारा दिस इज रेणुका वेटलैंड। तो रेणुका से मिलने बहुत सारे लोग जाते, तो यहाँ पे टूरिज्म की प्रॉब्लम है। रेणुका परशुराम से कुछ रिलेटेड है।
तो हिमाचल प्रदेश में रेणुका नेचुरल है, ये नेचुरल है, रेणुका जी नेचुरल है, बिल्कुल मतलब मेकअप नहीं करती थी तब भी बहुत सुंदर थी। तो यहाँ पे इनको देखने के लिए बहुत सारे बर्ड्स आते हैं। थ्रेट है, एक्सेसिव टूरिज्म है ड्यू टू पिलग्रिमेज, परशुराम से रिलेटेड है। एंड इनका जो बहुत सुंदर है, जो बर्ड्स भी आते हैं इनको देखने, ह्यूमंस भी जाते हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा टूरिज्म होता है, कॉज ऑफ थ्रेट। तो यहाँ पे चंद्रताल जो वेटलैंड है, चंद्रताल, ये ग्लेशिएटेड लेक है, तो ठीक है, तो चंद्रताल थी वो ऊपर यहाँ पे ताल मचाते थे ग्लेशिएटेड लेक पे। एंड लाहौल स्पीति रीजन में यहाँ पे स्नो लेपर्ड मिलता है, तो लेक से ऊपर एंड ग्लेशिएटेड लेक है, तो यहाँ पे तो ग्लेशिएटेड है मतलब स्नो है, तो यहाँ पे स्नो लेपर्ड मिलता है, आइबेक्स मिलता है। तो चंद्रताल में ये ताली बजाता है आइबेक्स, दिस इज आइबेक्स। सो आइबेक्स इज वाइल्ड गोट, तो है यहाँ पे आइबेक्स मिलता है, हिमालयन वाइल्ड गोट। तो चिरू क्या है, हिमालयन एंटीलोप है, सो हिमालयन एंटीलोप है, दिस इज चिरू। एंटीलोप एंड डियर में क्या अंतर होता है, एंटीलोप में इस तरीके से सेम होते हैं एंड डियर में इस तरीके से होता है। एंटीलोप में हमें देखे तो बड़े से थे, एंड डियर ये इस टाइप के भी होता है, डियर विदाउट एनी एंटीलोप। तो यहाँ पे कोल्ड नेशनल बायोस्फीयर रिजर्व है चंद्रा, यहाँ से चंद्रा रिवर ओरिजिनेट होती है। तो यहाँ पे कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन चंद्रताल लेक, एंड यहाँ से कौन सी चंद्रा रिवर ओरिजिनेट होती है, चंद्रा एंड भागा मिलके बनाती हैं, चंद्रा एंड भागा। तो ऐसे चंद्रताल लेक से चंद्रा ओरिजिनेट होगी, एंड ये चंद्रा एंड भागा रिवर के बन के बनाएगी छेना, चंद्रा एंड भागा, तो छेना, जो चंद्रा भागा छेना खाने के लिए। यहाँ पे रेड फॉक्स मिलेगी, तो याद रखना रेड फॉक्स हिमालय में मिलती है रेड फॉक्स, तो यहाँ पे मिलेगी ब्लू शीप। तो दिस इज रेड फॉक्स, मिलता है हिमालयस में रेड फॉक्स, तो इस तरीके से दिखती है ये ब्लू शीप, ब्लू शीप एंड रेड फॉक्स इज चंद्रताल लेक, सब हिमालयस के। नीलगिरी ताहार भी ब्लू कलर की होती है, नीलगिरी ताहार आपको यहाँ पे मिलेगी, ये ब्लू शिप ऊपर मिलेगी हिमालय में। यहाँ पे दिक्कत क्या है, ब्लू शिप की ब्लू की होती है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन कम होती है, अब हाई एरियाज है ऑक्सीजन कम होगी, देयरफॉर दी शिप डेवलप ब्लू इन कलर। सो पांगडोंग लेक है ब्यास रिवर पे, यही भाखड़ा नागल डैम है, यहाँ पे भाखड़ा नागल डैम। तो यहाँ पे क्या है, तो नेचुरल लोग जा नहीं पाते, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इट इज द ओनली लेक जहाँ पे डिग्रेडेशन नहीं हो रहा है, ये अच्छा हो रहा है, तो इसलिए पार्ट ऑफ एशियन फ्लाईवे, तो बर्ड्स इसको बड़ा पसंद करते हैं, तो ज़्यादा जाते नहीं है लोग। यहाँ पे नंदा देवी के टेम्पल होते हैं, यहाँ पे पोल्यूशन नहीं होता ज़्यादा, तो इज अ पांगडोंग लेक। यहाँ पे सांबर लेक है इन राजस्थान, सांबर लेक इन राजस्थान एक नेचुरल लेक है, तो ये नेचुरल लेक है। यहाँ पे साइल्ट माइनिंग को बैन कर दिया एनजीटी ने, साइल्ट को बैन किया एनजीटी ने। So, जो रेणुका लेक है, सो दिस इज रेणुका लेक इन हिमाचल प्रदेश, फेमस फॉर द बार्किंग डियर, सो दिस इज बार्किंग डियर और इंडियन मुंसजैक, सो बार्किंग डियर, सो दिस रेणुका लेक इज फेमस फॉर दिस बार्किंग डियर। तो रेणुका जो होती थी तो डियर को भौ भौ करके भगा देती थी, तो यहाँ पे इसको नाम पड़ गया बार्किंग डियर। सो दिस इज किलादियो नेशनल पार्क। तो दिक्कत क्या है किलादियो नेशनल पार्क को, ये क्या है मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड में, सो वाटर डाइवर्शन हो रहा है फॉर द इरिगेशन, इट इज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। किलादियो नेशनल पार्क इज इन भरतपुर, किलादियो नेशनल पार्क भरतपुर। तो यहाँ पे नाल सरोवर है, नाल सरोवर में भी है, यहाँ पे नाल सरोवर में सारे स्क्रीन फेमस है, सारे स्क्रीन के लिए बनी ग्रासलैंड है। यहाँ पे चीता की रीइंट्रोडक्शन की बात हो रही थी, लेकिन इसका डिग्रेडेशन हो रहा है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे थ्रेट है, तो इसलिए फिर क्या कर दिया, नौरा दही में बोल रहे हैं मध्य प्रदेश वाले, वहाँ पे करेंगे। यहाँ पे कहीं होता है अमावस्या के 2 दिन बाद और पूर्णिमा के 2 दिन बाद, यहाँ पे एक तरीके से घोस्ट लाइट जाती है, एकदम आंखों के सामने से निकल जाएगी, उसको चीर बत्ती बोलते हैं, रीजन नहीं पता है क्यों होता है। एंड थ्रेट है यहाँ पे मारवाड़ एंड जाट कम्युनिटी रहती है, जाट कम्युनिटी यहाँ पे शेड्यूल ट्राइबल नोमेडिक है, मिल्क हर्डिंग करते हैं, यहाँ पे नोमेडिक एंड मिल्क हर्डिंग करते हैं। जो नाल सरोवर है यहाँ पे सारे स्क्रीन है, तो यहाँ पे सारे स्क्रीन भी फेमस है। घोस्ट लाइट को जो देखता है वो ज़्यादा दिनों तक नहीं जीता, अब कोई रीज़न नहीं पता इसका। तो घोस्ट वेटलैंड है मध्य प्रदेश, ये कहाँ पे, भोपाल में, मध्य प्रदेश भोपाल में। तो चिल्का लेक है फर्स्ट साइट जो रामसर में डाली गई थी, चिल्का लेक। तो यहाँ पे राबड़ी डॉल्फिन मिलती है। तो लार्जेस्ट क्रोकोडाइल होता है इंडियन सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, एस्ट्रेस क्रोकोडाइल, ये आपको चिल्का लेक में मिलेगा। फिर मगर क्रोकोडाइल इससे आगे मिलेगा, घड़ियाल यहाँ पे मिलेगा, मगर क्रोकोडाइल घड़ियाल है, ये इंडियन सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल और एस्ट्रेन क्रोकोडाइल लार्जेस्ट क्रोकोडाइल। तो इसको रिमूव कर दिया गया था, रामसर कन्वेंशन अवार्ड दिया गया था। इसे मिला है इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार इसे देता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इंदिरा गांधी पुरस्कार कौन देता है, मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंट कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस करता है। सो इंदिरा गांधी पुरस्कार जैसे बोलता है जिसने एनवायरमेंट के लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए अच्छा काम कर, चिल्का लेक को मिल चुका है इंदिरा गांधी पुरस्कार। कौन देता है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज।
तो इंदिरा गांधी प्राकृतिक पुरस्कार ये देता है अपना मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। राजीव गांधी प्राकृतिक पुरस्कार ये होता है हिंदी डेली जो दैनिक जागरण आता है वो देता है राजीव गांधी वाला। इंदिरा गांधी वाला मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल एनवायरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो ये भीतरकनिका मैनग्रोव्स एंड यहाँ पे फिर है ईस्ट कलकत्ता वेटलैंड। तो यूनिक एग्जाम्पल है आर्टिफिशियल वेटलैंड का। यहाँ पे है सॉलिड वेस्ट वाटर, सॉल्ट मार्शेस। सो ईल कलकत्ता वेटलैंड कंसिस्ट ऑफ सॉलिड वेस्ट वाटर, सॉल्ट एंड मार्शेस। तो ईल कोलकाता वेस्ट वेटलैंड में सॉलिड वेस्ट है, आर्टिफिशियल सॉलिड वेस्ट वाटर भी है, यहाँ पे सॉल्ट मार्शेस भी है। तो यूनिक है बिकॉज यहाँ पे ह्यूज कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होता है, ह्यूज कार्बन एब्जॉर्प्शन है, तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में हेल्प करता है। हेल्प इन द क्लीनिंग ऑफ द सीवेज वाटर, बैक्टीरिया सीवेज डिस्पोजल में हेल्प करता है। बायो रेमेडिएशन एंड काफ़ी ज़्यादा हाई बायोडाइवर्सिटी है माइक्रोब्स की, तो इसलिए क्या होता है बायो रेमेडिएशन अच्छे से हो जाता है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने निकाला है फॉनल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, फॉनल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया फॉनल डाइवर्सिटी निकालता है, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया प्लांट डाइवर्सिटी देखता है। तो क्वेश्चन था फॉनल एंड फ्लोरा एंड फ्लोरा दोनों देखता है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, इसे फॉनल वैरायटी देखता है। सो 200 ईयर जो हमारा वेस्ट वाटर एंड सीवेज मैनेजमेंट सिस्टम था, ट्रीटमेंट प्लांट सिस्टम था 200 साल पुराना, वो हम यूज़ करें कैसे था वेटलैंड। तो 200 साल पुराना हम जो ट्रीटमेंट मेथड है वेस्ट का वो यूज़ करें, इनके ईल क्या था वेटलैंड। सुंदरबन से इंडिया की लार्जेस्ट, अगर रामसर सर पूछे तो दिन सुंदरबन ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है, प्रोटेक्ट करता है साइक्लोन से। और यहाँ पे फिशिंग कैट्स वन रेगुलेटेड, ये फिशिंग कैट काफ़ी फेमस है, वन रेबल है। और यहाँ पे नदन रिवर टेरापेन, नदन रिवर टेरापेन। तो ये नदन रिवर टेरापेन का फ्रेश वाटर मिल गया, तो उसके बहुत ज़्यादा इलीगल स्मगलिंग हो रही थी। तो ईल ईस्ट कलकत्ता वेटलैंड से तो नदन रिवर टेरापेन की स्मगलिंग हो रही थी, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने प्रोग्राम चलाया। तो नदन रिवर टेरापेन है, ये नेटिव है साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया को। एक्सटिंक्शन इज थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन, तभी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, तभी एक्सटिंक्शन का थ्रेट है। So this is Northern River Terrapin, critically endangered. This Northern River Terrapin कहाँ पे मिलता है? ये मैंग्रोव्स में मिलता है। So क्यूट सा लग रहा है, मैंग्रोव्स में मिलता है Northern River Terrapin। लार्जेस्ट नेस्टिंग ग्राउंड इन सुंदरबंस। तो 5 फ्रेश वाटर टर्टल हैं, तो सारे इंपॉर्टेंट हैं। नदन रिवर टेरापिन हम देख लिया, ये मैंग्रोव्स मिलता है ईस्ट कलकत्ता वेटलैंड में। एंड चित्रा इंडिका ये गंगा में मिलता है। लिल्सोनी निग्रिगेंस ये टेम्पल्स में मिलता है। ट्रिपा अफ्रीकानस और एक और है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रेश वाटर टर्टल, सारे याद करना। तो रुद्र सागर लेक ये त्रिपुरा में नेचुरल लेक है, गोमती रिवर। तो त्रिपुरा की जो गोमती रिवर है उसमें नेचुरल लेक है रुद्र सागर लेक। एंड लोकतक लेक, लोकतक लेक को थ्रेट आ रहा है बिकॉज ऑफ इथाई डैम, तो इस पे बन रहा है देयर इज अ इथाई डैम ऑन लोकतक रिवर, तो थ्रेट इथाई डैम। तो ये है अपर गंगा रिवर इन यूपी। तो यहाँ पे है लोग, यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है, तो यहाँ पे ये सपोर्ट कर दिया है गैंजीज रिवर को एंड घड़ियाल को। और यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, थ्रेट है बिकॉज ऑफ इरिगेशन एंड पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, पॉल्यूशन था गंगा रिवर। इसलिए गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गंगा रिवर को सही करने के लिए, फाइटो रेमेडिएशन। तो हम देखेंगे व्हाट इज डिफरेंस इन फाइटो रेमेडिएशन और बायो रेमेडिएशन। तो ये फाइटो रेमेडिएशन क्या होता है, फाइटो में क्या करते हैं प्लांट्स का यूज़ करते हैं, बायो रेमेडिएशन में क्या यूज़ करते हैं, बायो रेमेडिएशन हम यूज़ करते हैं माइक्रोब्स। और फोटो रेमेडिएशन होता है, फोटो रेमेडिएशन जैसे हमारा कैंटारो लगा होता है प्यूरीफायर, तो उसमें हम क्या करते हैं लाइट का यूज़ करते हैं, यूवी लाइट्स का टू किल द माइक्रोऑर्गेनिज्म। तो ये फोटो, फाइटो मतलब प्लांट एंड बायो मतलब माइक्रोब्स। दीपोर विले नेचुरल वेटलैंड है ब्रह्मपुत्र रिवर तराई रीजन में, ब्रह्मपुत्र रिवर पे नेचुरल वेटलैंड है दीपोर विल। तो केरला में हमने वेवनाथ लेक, सस्टम कोटा एंड अष्टमुडी, बीएसए वेवनाथ लेक, सस्टम कोटा, अष्टमुडी। सस्टम कोटा सबसे ज़्यादा प्योर है, मोस्ट प्योर माना जाता है बिकॉज में ऐसे माइक्रोब्स हैं जो गंदा नहीं होने देते, जैसे पहले गंगा में भी थे ऐसे माइक्रोब्स। तो सस्टम कोटा लेक हैज़ अ वेरी हाई पॉपुलेशन ऑफ लार्वा, जो अलाउ नहीं करता बैक्टीरिया टू ग्रो। तो सिस्टम कोटा लेक में बहुत सारे मंकी मिल जाएगी, तो मंकी देखने कहाँ मिला, सिस्टम कोटा लेक। तो बहुत ज़्यादा प्योर वाटर है बिकॉज ऑफ द माइक्रोब्स जो उसमें प्रेजेंट है, जो बैक्टीरिया को ग्रो नहीं करने देते, एंड ऑल्सो बहुत सारे मंकी मिलते हैं, यहाँ पे मंकी को फ्रेश वाटर मिलता है अच्छे से। तो सिस्टम कोटा लेक ये कहाँ पे, कोलम को वाटर पहुँचाता है, लेकिन नाउ इट इज फेसिंग वाटर स्कैरसिटी, द न्यूज़ होता है बिकॉज इट इज फेसिंग वाटर स्कैरसिटी। तो पेलिकल फेस्टिवल कोलारो लेक में होता था, फेमस हुआ था पेलिकल फेस्टिवल। पॉइंट कैलिमर वर्ल्ड सेंचुरी इन तमिलनाडु। तो पॉइंट कैलिमर वाला सेंचुरी इज फेमस फॉर स्पून बाय सैंड पेपर, स्पून बाय सैंड पेपर। तो ये क्या करता
था पॉइंट पे, एक सैंड पाइप डालता था, ठीक है, उसे कहता था सैंड स्पून से नहीं, एक पाइप से, ठीक है, स्पून भी थी इसके पास, पाइप भी थी, तो स्पून पाइप से क्या करता था, सैंड को खाता था, ठीक है, बिल्ली था एक तरीके से। तो ये से पॉइंट्स पे डालता था ना, तो उसको नाम पॉइंट करेंगे वाला सेंचुरी में होता है स्पून बिल्ट सैंड पेपर। तो हमने जो देखा था 2 इंपॉर्टेंट रिवर, जो पैंगोंग है वो रामसर का पार्ट नहीं है, पैंगोंग जिस जिसपे इंडिया चाइना का लड़ाई हुई है वो रामसर का पार्ट नहीं है, जबकि बहुत बहुत मेजर लेक है वो पैंगोंग से इंडिया चाइना के बीच में आते हैं ना, तो वहाँ पे उसको नहीं डाला। और ऊपर से जो हमारे यहाँ पे था पुलिकत लेक, अर्शी हेलीकॉप्टर, ये भी रामसर में नहीं डाला, क्योंकि हम नहीं चाहते ये वाला एरिया हमारे जो आर्मी से रिलेटेड है वो रामसर साइड में। देखो पंजाब की जो लेक है ना, पुंग डैम, चंद्रताल एंड रेणुका, या तो ये ऊपर है हरियाणा वाले से, ये लाइक अगर नॉर्थ साउथ में अरेंज करने को है, या तो बिल्कुल बराबर में है, मतलब हिमाचल प्रदेश के ऊपर है। तो 2017 से पहले कौन वेटलैंड कंजर्व करता था? 2017 से पहले था सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ, स्टेट गवर्नमेंट के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है वेटलैंड कंजर्वेशन की। तो वेटलैंड एक्सएम किसने बनाता है? इसरो, इसरो के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का यूज करके। तो मैंग्रोव, तो नेशनल वेटलैंड एटलस बनाया इसरो के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद वाले ने, अहमदाबाद के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ने बनाया वेटलैंड एटलस यूजिंग द रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। तो मैंग्रोव आर द मोस्ट इंपोर्टेंट स्पीसीज ऑफ वेटलैंड इन इंडिया। तो नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम, दिस प्रोग्राम is important for the collaboration between central government state government. It started with 1885-86 में for the collaboration of central government and state government for the wetland conservation, national wetland conservation program. तो पहले पहले अलग अलग प्रोग्राम थे, अब उनको मर्ज करके अब लेक्स और देखेंगे नेशनल प्रोग्राम फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम। तो पहले था नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम एंड नेशनल लैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम। तो इन्होंने लॉन्च किया नेशनल प्रोग्राम फॉर कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, 60% सेंट्रल, 40% स्टेट। तो वेटलैंड बफर की तरह काम करता है, फॉर एग्जांपल पानी को नीचे फिल्ट्रेट करता है, फिर कंजर्वेशन करता है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करता है। जो वेटलैंड में पेड़ होंगे पौधे होंगे वो क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे कार्बन से, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की तरह काम करता है, लाइवलीहुड प्रोवाइड करता है, एनर्जी जैसे एनवायरमेंटल्स हुआ, पेड़ काट के क्या हुआ, एनर्जी के लिए यूज़ कर सकता है, फिर क्लीनिंग भी करता है, जैसे वाटर प्यूरिफिकेशन, फिल्ट्रेट होके पानी नीचे आता है ग्राउंड वाटर में। सो वेटलैंड्स इज द मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम, एक्वाटिक लाइफ को सपोर्ट करते हैं, बायोडाइवर्सिटी बायो प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं, सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है बहुत सारे लोगों के लिए, फिशेस को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, सोर्स ऑफ लाइवलीहुड एंड सोर्स ऑफ शेल्टर प्रोवाइड करते हैं फिशेस को, फाइबर फाइबर प्रोवाइड करते हैं, फिशेस प्रोवाइड करते हैं, फाइबर प्रोवाइड करते हैं, फ्यूल भी प्रोवाइड करते हैं। यूनाइटेड नेशन मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन किसका मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट प्रोग्राम मिला, $15 ट्रिलियन की वर्थ है इसकी वेटलैंड्स की। कैसे $15 ट्रिलियन कैसे है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे साइक्लोन आया, साइक्लोन से बचाया, तो अगर नहीं बचाते तो कितना नुकसान होता, तो उन सबसे कैलकुलेट किया जाता है, ग्रीन जीडीपी बोलते हैं। हेल्प इन कार्बन कैप्चर करते हैं एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर एंड रेगुलेट करते हैं माइक्रो क्लाइमेट ऑफ द रीजन, माइक्रो क्लाइमेट ऑफ द रीजन उसको रेगुलेट करते हैं। सपोज यहाँ पे दोनों के ऊपर प्लास्टिक बैग लगा के, तो यहाँ पे क्या होगा, वाटर ड्रॉपलेट्स आएंगे बिकॉज ऑफ द इवेपोरेशन ट्रांसपिरेशन, जैसे बोलते हैं माइक्रो एनवायरनमेंट। सो मैंग्रोव जो हाई टाइड एंड लो टाइड है उसको स्लो डाउन कर देते हैं, कोस्टल इरोजन से बढ़ाते हैं, तो इको कोस्टल प्रोटेक्शन मैंग्रोव क्या करते हैं, स्टॉर्म सर्च हो जाते हैं, सुनामी, साइक्लोन, एक्सटेंसिव रूट सिस्टम होता है, इसलिए क्लाइमेट विजार्ड की तरह। तो मैंग्रोव इंपॉर्टेंट सोर्सेज का है, जूट का, कि राइस का, तो राइस का इंपॉर्टेंट सोर्स है, तो राइस यहाँ पे अच्छी होती है मैंग्रोव राइस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेमस वाला जियोथर्मल टाइडल एनर्जी। देखो सुंदरबन में तो भी कर सकते हैं, वहाँ पे मैंग्रोव्स हैं, तो गल्फ ऑफ खंबात एंड गल्फ ऑफ कच्छ ट्राइबल एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, तो फिर गल्फ ऑफ खंबात एंड गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ कच्छ ये है, गल्फ ऑफ खंबात ये है। मैनेजमेंट फॉर द फ्यूचर, फर्स्ट एक प्रोग्राम था फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द मैंग्रोव्स, तो क्योंकि सुनामी में बहुत सारे मैंग्रोव डिस्ट्रॉय हुए थे, तो फर्स्ट प्रोग्राम आया था मैंग्रोव फॉर द फ्यूचर, पार्टनरशिप किसका, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड IUCN का। तो इंडियन ओशन सुनामी के बाद आया था, तो किसको कवर करता है, पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश एंड म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर एंड सेशल्स। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, इंप्रूव द कंजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ द मैंग्रोव्स, effective use and involving local community, enhancing the governance at all the level, FAO, CARE, United Nations Environment Program, and IUCN, and Wetland International. So CARE क्या, cooperative for assistance and relief everyone. This is CARE, cooperative for assistance and relief everyone. Cooperate for assistance and relief everyone everywhere. Cooperative for assistance and relief everywhere.
तो केयर इंडिया क्या है? केयर क्या है? एनजीओ है। गिवर इमरजेंसी रिफ्यूल, फूड सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्लाइमेट से बचाना, क्लाइमेट रेजिलियंस एंड एजुकेशन, वाटर बेस्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन। हेडक्वार्टर है केयर का जेनेवा स्विट्जरलैंड। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे जेनेवा स्विट्जरलैंड, केयर का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड। तो केयर इंडिया है, ठीक है। पॉवर्टी से निकालना सबको, पॉवर्टी एलिविएशन एंड रिलीफ फीचर्स पे फोकस करता है, वुमेन पे फोकस करता है। 20 अफेक्टिंग 20 इम्पैक्टिंग 24 मिलियन पीपल डायरेक्टली। याद रखना ये एनजीओ, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन का पे जेनेवा स्विट्जरलैंड में। तो पहले में क्या था? मैनेजमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का था, नाम स्टेट गवर्नमेंट। डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? फिर नोटिफिकेशन से कौन सजेस्ट कर सकता है? पहले सेंट्रल गवर्नमेंट करता था, स्टेट गवर्नमेंट। फिर रेगुलेटरी बॉडी पहले थी नेशनल वेटलैंड अथॉरिटी। तो अथॉरिटी है मतलब ये डिसीजन ले सकती थी, तो बॉडी हुज ऑर्डर्स वर बाइंडिंग। अथॉरिटी है मतलब ऑर्डर्स बाइंडिंग थे। फिर अब बना देंगे नेशनल वेटलैंड मैनेजमेंट कमेटी। तो मैनेजमेंट कमेटी कमेटी क्या करती है? रिकमेंडेशन देती है, तो उसकी रिकमेंडेशन है, दीज आर एडवाइजरी। फिर एनजीटी पे अपील कर सकते थे, ठीक है, एनजीटी साथ। तो यहाँ पे एनजीटी का रोल हटा दिया है वेटलैंड से रिलेटेड। तो पहले कोई डिजिटल इन्वेंट्री नहीं थी, अब डिजिटल इन्वेंट्री बना दिया है, मतलब लिस्ट ऑफ द वेटलैंड पूरी डिसाइड की गई है। तो पहले टाइम लिमिट पहले स्पेसिफाइड किए थे, रूल्स कब तक इम्प्लीमेंट करने हैं। तो टाइम लिमिट था फॉर द रिगार्डिंग द वेटलैंड कंजर्वेशन। अब क्या हुआ है? कोई टाइम लिमिट नहीं है, वाइजली लिख दिया है बस। तो वाइज के बारे में कुछ नहीं लगा, यहाँ पे टाइम लिमिट डिफाइड है कि जैसे रूल्स आएंगे उसके कितने टाइम में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे वाइजली का है, वाइजली स्टेट गवर्नमेंट करेगी, पता नहीं 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल कब करेगी वाइजली। पहले सीआरजेड नॉर्म्स में ये वेटलैंड्स में इंक्लूडेड थे, मतलब वो कोई भी सीआरजेड नॉर्म्स निकाली गई, मतलब वेटलैंड्स पे भी वो लगेगी। लेकिन अब सीआरजेड नॉर्म से बाहर रखा गया वेटलैंड्स को। सो नाउ सीआरजेड एंड फॉरेस्ट जो एरियाज है नो लॉन्गर अंडर द वेटलैंड्स। जो वेटलैंड्स के अंदर रूल्स आएंगे तो वो सीआरजेड नॉर्म्स और ये फॉरेस्ट एरियाज उनको इम्पैक्ट नहीं करेंगे। सो डेफिनेशन वेटलैंड की बढ़ दी गई है। तो जो भी जो राइस फील्ड्स उनको इंक्लूड नहीं दिया गया। वेटलैंड्स नो लॉन्गर इंक्लूडेड आर जैसे राइस फील्ड्स या राइस फार्म्स। टैंक्स जो मैन मेड टैंक्स है, रिजर्वर्स है, सॉल्ट पैन है, ठीक है, रिजर्वर्स है। तो जो ड्रिंकिंग वाटर के लिए यूज़ होता है, इरीगेशन के लिए यूज़ होता है, वो नहीं होंगे। जैसे सैंपल लेक तो डिक्लेयर कर दिया आराम से, लेकिन और कोई जो है सिर्फ वहाँ पे सॉल्ट निकाला जा रहा है ये सब, तो वहाँ पे वेटलैंड्स नहीं होंगे वो। तो 2018 में इस क्वेश्चन भी आ चुका है मेंस में। तो वेस्ट डंपिंग इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज को प्रोहिबिटेड करेगा, लेकिन दिक्कत क्या है? स्टेट गवर्नमेंट करेगी वाइजली। वाइजली वर्ड का मतलब क्या है? तो प्रोहिबिट तो क्या है, ये तो अच्छी बात है, वेस्ट डंपिंग डिस्चार्ज, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट करेगी तो ये वाइजली को भी इट्स सब्जेक्टिव। तो ये डफला मेरी और मिशमी के बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पे नाम डफा, ना मिशमी के पास है नाम डफा। So खराई केवल इज इन द रन ऑफ कच एंड इट कैन स्विम। कहाँ मिलता है? रन ऑफ कच में स्विम कर सकता है खराई केवल।